रहे हैं खबरदार में हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। आजकल महाराष्ट्र पर देश का डबल फोकस है। इसकी पहली वजह यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना की लहर बहुत तेज है और सबसे ज्यादा नए मामले वहीं से आ रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति में वसूली कांड की आग लगी हुई है। मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज की जांच होनी चाहिए। परमबीर सिंह अनिल देशमुख पर पहले ही संगीन आरोप लगा चुके हैं और यह मामला अब इस सवाल के इर्द गिर्द घूम रहा है कि क्या अनिल देशमुख ने इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुंबई में अपने बंगले पर बुलाया था और हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। इन आरोपों के आधार पर अनिल देशमुख से इस्तीफा मांगा जा रहा है, जबकि एनसीपी के प्रमुख शरद पवार परमबीर सिंह के दावों पर सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में बहुत सारे एंगल हैं और हर एंगल से अलग अलग दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए आज हम आपके सामने देशमुख का दृश्यम रखेंगे। ये सुपर विश्लेषण सारे पहलुओं को आपके सामने रख देगा। अगर आपने अब तक इस पूरे मामले को आधा अधूरा फॉलो किया है तो भी खबर की पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। थोड़ी देर में महाराष्ट्र के इस घटनाक्रम पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ जुड़ेंगे। महाराष्ट्र में महावसूली पर हो रहे महाड्रामे पर हम उनसे बात करेंगे और आपको एक्स्ट्रा खबरदार भी कर देते हैं। अब 1 नहीं 2 महीने बाद लगेगी कोविशील्ड की दूसरी डोज। केंद्र सरकार ने सभी राज्य और केंद्र शासित सरकारों को निर्देश दिया है कि कोविशील्ड की 2 डोज के बीच समय का अंतर बढ़ा दिया जाए। पहले कोविशील्ड की 2 डोज के बीच का अंतर 4 से 6 हफ्ते था, जिसे बढ़ाकर 4 से 8 हफ्ते करने का फैसला लिया गया है। ये अंतर सिर्फ ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कोविशील्ड पर लागू है, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर नहीं। शुरुआत लेकिन खबरदार की हम महाराष्ट्र से ही कर रहे हैं। 15 फरवरी को महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख कहां थे, इसी बात पर अब उनका बचाव हो रहा है, क्योंकि मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि फरवरी में इसी दौरान अनिल देशमुख ने विवादित पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को मुंबई में अपने बंगले पर बुलाया था और हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली करने को कहा था। इसी पर देशमुख का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने परमबीर सिंह के दावों पर सवाल उठा दिए। ये बताया कि परमबीर सिंह ने फरवरी में जिस मीटिंग का दावा किया था वो दावा सही नहीं है। फरवरी में अनिल देशमुख को कोविड हो गया था, वो नागपुर के अस्पताल में थे, फिर होम क्वारंटीन में थे। यानी जब अनिल देशमुख मुंबई में थे ही नहीं तो परमबीर सिंह के आरोपों का कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए इस्तीफा मांगने का मतलब नहीं है। लेकिन बीजेपी ने भी पुराने वीडियो और ट्वीट निकाल लिए, शरद पवार के दावों पर सवाल उठा दिए और ये सबूत दे दिए कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख कहां थे और क्या कर रहे थे। ये कोई पिक्चर नहीं चल रही है, लेकिन पिक्चर से कम नहीं है। एक अनिल देशमुख, एक ही तारीख, एक ही समय, 2 जगह पर कैसे हो सकते हैं? कोई एक दावा तो गलत है। परमबीर सिंह ने दावा किया था कि मिड फरवरी में सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने मुंबई के बंगले में बुलाया था और इसी मीटिंग में 100 करोड़ रुपए महीने वसूलने का टारगेट दिया था और ये बात वाजे ने खुद परमबीर को बताई थी। लेकिन शरद पवार ने दावा किया है कि अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक कोरोना की वजह से नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे। फिर 27 फरवरी तक वो होम क्वारंटीन में थे। जब वो नागपुर में थे तो मुंबई में मीटिंग कैसे कर सकते थे? शरद पवार ने नागपुर के उस एलेक्सिस अस्पताल का सर्टिफिकेट दिखाया, डिस्चार्ज समरी दिखाई, जिसमें अनिल देशमुख के कोरोना संक्रमित होने की बात है और 15 फरवरी को अस्पताल से छुट्टी मिलने की बात है। There is a clear-cut information, there is a record that Mr. Deshmukh was hospitalized and it is also certified by hospital. Secondly, he was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. ये बात सच है कि अनिल देशमुख को कोरोना हुआ था। वो नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन 15 फरवरी के बाद वो किसी से नहीं मिले, इस दावे पर सवाल है। क्योंकि 15 फरवरी का उनका एक वीडियो आया है। वो आराम से बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अलग अलग मुद्दों पर मीडिया के सवालों का जवाब दे रहे थे। सेलिब्रिटीच्या ट्विटच्या बाबतीत माझ्या वक्तव्याचा विपर्यास केला गेला। इसी बात से बीजेपी ने शरद पवार को घेरा कि देशमुख पर पवार के दावे सही नहीं है। देशमुख को बचाने की नाकाम कोशिश की जा रही है।
बीजेपी ने फरवरी वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ साथ फरवरी की ही कुछ खबरें और अनिल देशमुख के ट्वीट दिखाए, जिसमें अलग अलग लोगों से उनके मिलने की बात है। सवाल ये था कि अगर अनिल देशमुख फरवरी में अस्पताल में थे और उसके बाद होम क्वारंटीन में थे, तो कैसे लोगों से मिल रहे थे, कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे? पवार के पास कोई जवाब नहीं था। अनिल देशमुख 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखने के बाद अमित मालवीय ने ट्वीट किया है कि 15 फरवरी को अनिल देशमुख एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। वीडियो भी साझा किया है। अनिल देशमुख 15 फरवरी को अनिल देशमुख ने खुद ट्वीट किया है 15 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो आप सर कह रहे हैं कि वो हॉस्पिटल में थे, आप कह रहे हैं वो घर में थे। आपने अभी डेट दिया सर 15 से 27। ये मेरे पास शरद पवार को उस वक्त देशमुख की 15 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पता ही नहीं था। किसी ने उन्हें बताया कि शायद वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी, लेकिन ये भी सच नहीं था। सफाई देने खुद अनिल देशमुख सामने आए। मला कोविड झाल्यामुळे मी नागपूरच्या अलेक्सिस हॉस्पिटलला 5 फेब्रुवारी ते 15 फेब्रुवारीच्या दरम्यान त्या हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट होतो। 15 फरवरीला माझा त्या हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज झाला। डिस्चार्ज होत असताना मी हॉस्पिटलच्या बाहेर पडत असताना हॉस्पिटलच्या गेटवर अनेक पत्रकार त्या ठिकाणी उभे होते। त्यांना काही मला प्रश्न विचारायचे होते आणि काही पत्रकारांची उत्तर देऊन लगेच गाडीत बसून होम क्वारंटाईन झालो। ते 15 फेब्रुवारी ते 27 फेब्रुवारीपर्यंत मी होम क्वारंटाईन होतो आणि 28 फेब्रुवारीला मी घराच्या बाहेर पहिल्यांदा। देशमुख फरवरी में कहां थे, इस पर अपने अपने दावों के बीच बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि शायद शरद पवार को सही से ब्रीफ नहीं किया गया, क्योंकि परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में एसीपी संजय पाटिल से जिस चैट का जिक्र किया था, उस चैट में ही बताया गया था कि सचिन वाजे के साथ अनिल देशमुख की मीटिंग की तारीख फरवरी के आखिर में हुई थी। यानी इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अनिल देशमुख 5 फरवरी से 15 फरवरी तक अस्पताल में थे या फिर 16 फरवरी से 27 फरवरी तक होम क्वारंटीन में थे। मीटिंग के सबूत हैं और देशमुख पर कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ मुंबई से पंकज उपाध्याय और साहिल जोशी, आज तक। जिन अनिल देशमुख पर इतना बवाल हो रहा है उनके बारे में जानना भी जरूरी है कि आखिर अनिल देशमुख की सियासी ताकत क्या है और ऐसा क्या है कि एनसीपी इतने बड़े दाग के बावजूद अनिल देशमुख को बचा रही है। 70 साल के अनिल देशमुख नागपुर इलाके के नेता हैं। 1995 से लेकर 2014 तक महाराष्ट्र में जितनी भी सरकारें बनी, अनिल देशमुख हर सरकार में मंत्री बने। 1995 में उन्होंने पहली बार निर्दलीय चुनाव जीता था और पहली बार विधानसभा चुनाव जीतते ही वो बीजेपी शिवसेना की सरकार में मंत्री बन गए थे। 1999 में जब शरद पवार ने अपनी पार्टी एनसीपी बनाई तो वो एनसीपी में शामिल हो गए। फिर 15 साल तक कांग्रेस एनसीपी की सरकारों में मंत्री रहे। 2014 में वो अपने भतीजे से विधानसभा चुनाव हार गए थे और 2019 में जब वो फिर जीते तो महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की सरकार में गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी के लिए वो शरद पवार की पहली पसंद है। शायद इसीलिए शरद पवार देशमुख के लिए दीवार बन गए और सीधे तौर पर कह दिया है कि देशमुख का इस्तीफा नहीं होगा क्योंकि परमवीर सिंह के दावे सही नहीं है। देशमुख के बचाव में यह भी कहा जा रहा है कि परमवीर सिंह के आरोपों के पीछे सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। लेकिन इस तरह से कब तक देशमुख की कुर्सी बचाई जा सकती है जब सड़क से लेकर संसद तक इस मामले में हंगामा हो रहा है और हर हाल में अनिल देशमुख का इस्तीफा मांगा जा रहा है। साफ हो गई कि जिस समय में ये एलिगेशन किया था वो अनिल देशमुख हॉस्पिटलाइज थे। ये बात साफ होने के बाद ऐसे जो कुछ डिमांड है इस डिमांड को कोई ताकत नहीं रही। जिस मंत्री पर 100 करोड़ महीने की वसूली का आरोप लगा हो उसका बचाव शरद पवार इतनी मजबूती से क्यों कर रहे हैं, ये समझना इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि बात सिर्फ अनिल देशमुख की नहीं है या किसी मंत्री की नहीं है, बात उस सरकार की पूरी इमेज की है जिस सरकार को बनाने से लेकर चलाने तक शरद पवार का ही दिमाग है। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। अनिल देशमुख का बचाव करना
महाराष्ट्र सरकार और गठबंधन के कार्यकर्ता की मजबूरी भी है, फिर चाहे उन लोगों पर लगे आरोपों से कितनी फजीहत हो, क्योंकि इस्तीफा लेने से ये फजीहत कम नहीं होगी, उल्टे मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। अगर ये चैलेंज सरकार स्वीकारने को तैयार है जांच का, तो आप बार बार इस्तीफे की बात क्यों करते हो? इस्तीफा लेना या किसी को मंत्री बनाना ये पूरा अधिकार होता है, ये मुख्यमंत्री का होता है। मुख्यमंत्री उस बारे में निर्णय ले। बीजेपी बार बार होम मिनिस्टर के इस्तीफे की बात कर रही है, उस पर एनसीपी क्यों मान नहीं रही? देखिए, ऐसा है कि गुजरात में सिटिंग आईपीएस ने उस समय के गृह मंत्री पर आरोप लगाए, मुख्यमंत्री पे आरोप लगाए। क्या गुजरात के मुख्यमंत्री ने, गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था? नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह की बातें करने का। पहले अपना अतीत बीजेपी देखे, झूठे इल्जाम पे कोई इस्तीफा नहीं दिया जाता। अब सरकार की इमेज बचाने का एक ही तरीका है, वो ये कि अनिल देशमुख का बचाव किया जाए और आरोप लगाने वाले के दावे पर ही सवाल उठाए जाए। गेम प्लान यही दिख रहा है। इसमें शरद पवार ने 5 बड़ी बातें की है। पहली बात, देशमुख पर जिस दौरान 100 करोड़ महीने की वसूली करने के लिए कहने का आरोप लगा, उस दौरान वो मुंबई में नहीं, नागपुर के अस्पताल में थे, फिर होम क्वारंटीन में थे, इसलिए परमबीर का दावा सही नहीं। दूसरी बात, परमबीर सिंह ने 100 करोड़ की वसूली वाली बात पहले क्यों नहीं बताई? कमिश्नर पद से हटाने के बाद ही क्यों बोला? अगर ये बात सही है तो उन्हें फरवरी में ही तुरंत बोलना चाहिए था, जब इसका उन्हें पता चला था। तीसरी बात, परमबीर सिंह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने मार्च में सीएम, डिप्टी सीएम और शरद पवार को ये बात बताई थी। अगर ये मान भी लिया जाए तो सवाल ये है कि फरवरी से लेकर मार्च तक उन्होंने ये बात छुपाई क्यों? चौथी बात, देशमुख के इस्तीफे की मांग में दम नहीं है, फिर भी जो आरोप लगे हैं उनकी जांच की जाएगी। मंत्री रहने या ना रहने का फैसला सीएम को करना है। पांचवी बात, परमबीर सिंह खुद सचिन वाजे के मामले में आरोपों से घिरे हैं, जिसकी वजह से उनकी कुर्सी गई। बड़ा मुद्दा अनिल अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक मिलने का है। बड़ा मुद्दा मनसुख हिरेन की हत्या का है। हमारे साथ इस समय केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन महाराष्ट्र में जितना भी दबाव आप लोगों ने बनाने की कोशिश की, वहां से तो ये 2 टूक कह दिया गया कि अगर विपक्ष जिसको लेकर आरोप गढ़े, झूठे इल्जाम लगाए और उस झूठे इल्जाम पर किसी को इस्तीफा देना पड़े, तो ऐसे करके तो पूरा कैबिनेट ही को इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद सरकार चलेगी कैसे? सीधे तौर पर वहां से तो इनकार हो गया है कि भाई यहां से तो इस्तीफा नहीं आने वाला है। अब क्या किया जाएगा? अब क्या करेंगे आप लोग? श्वेता, कल मैंने पटना में इस विषय पर एक प्रेस किया था और मैंने एक बात कही थी कि अगर 100 करोड़ रुपया एक गृह मंत्री का टारगेट है सिर्फ मुंबई से, तो पूरे महाराष्ट्र से क्या टारगेट है और बाकी मंत्रियों का कलेक्शन टारगेट क्या है? ये हमें जरा भी कोई आशंका नहीं थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। और मैं कल भी कहा था और आपके चैनल पर सामान्यतः मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन करूंगा कि ये लूट की महाअगाड़ी है, ये सरकार चलाने की महाअगाड़ी नहीं है। ये टेक्निकल शब्द पे चलता है इस तरह से क्या? आप मुझे बताइए। अब आपने कहा है तो मुझे आप सिर्फ 2 मिनट वक्त दीजिए, मेरे पूरे विषय को तार जोड़ के आपके दर्शकों के लिए प्रस्तुत करता हूं। सचिन वाजे एक सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, जिसको डीएसपी भी डिफेंड मुश्किल से करता है, उसको मुख्यमंत्री डिफेंड करते हैं। वर्षों के बाद उसको कोरोना काल में रिइंस्टेट करते हैं क्योंकि पुलिस वालों की कमी है, सिर्फ 1 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही, और उसको क्राइम का हेड बना देते हैं। अब बात समझिए। तो एक ये ऑफिसर जिसका पूरा जांच सवाल के घेरे में है और वो इसलिए गिरफ्तार हुआ कि एनआईए ने उसको पकड़ा है, वहां की पुलिस ने नहीं, और मुख्यमंत्री ने उसको डिफेंड किया सदन के अंदर। अब इसका दूसरा पक्ष आता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें इतनी हिम्मत है कि किसी को टपका दे, कुछ कर दे। आज वो मारा गया, वो ड्राइवर, उसका वो गाड़ी का ओनर भी ना, आपको मालूम है, वो भी जांच चल रही है, वो सामने आ गया कि किसने कैसे मारा। तो इस व्यक्ति की इतनी क्षमता है कुछ भी करने की, इसलिए इसको भी कहा गया कि तुम ही कलेक्शन कर सकते हो 100 करोड़ बार से, रेस्टोरेंट से 1700 प्लस में। अब उसने जाके पुलिस कमिश्नर को बताया। मैं कहता हूं अगर दूध का दूध, पानी का पानी होना है तो हमने तो इसकी ईमानदार जांच की मांग कही है ना। तो जिसमें मुख्यमंत्री का नाम है,
जिसमें शरद पवार से भी पूछताछ होगी, क्योंकि वो तो उसके पार्ट नहीं थे, उनको क्यों ब्रीफ कर रहे थे परमवीर, या बाकी पूरा मामला आएगा गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, शरद पवार, पुलिस कमिश्नर, तो ये जांच क्या महाराष्ट्र की पुलिस कर सकती है? तो मैंने कहा था अगर उद्धव ठाकरे जी में हिम्मत है तो इस मामले को सीबीआई को सौंप दें। तो मैंने कल ही कहा था। पर रविशंकर जी, तो हमें जरा भी आशंका नहीं है सरकार तो सीधे तौर पर, एनसीपी सीधे तौर पर कह रही है कि परमवीर सिंह जो हैं वो अब बीजेपी के कहने पर ये सारी चीजें कर रहे हैं, वरना अपने ट्रांसफर के बाद उन्होंने क्यों कही होती ये बात, पहले क्यों नहीं कही? देखिए, आपको मैं एक बात कहूंगा, उसमें कई बातें और आई है ना। वो जायसवाल जी जो डीजीपी थे, उनका ट्रांसफर क्यों हुआ? वो दिल्ली अब आए हैं। वो रश्मि वर्मा जो कोई डीआईजी या आईजी लेवल की ऑफिसर थी, उसने भी भ्रष्टाचार की बात कही थी, उसको भी ट्रांसफर कर दिया गया। ये सारी बातें कोर्ट के सामने आई है ना, अखबार में आई है, आप लोग भी कह रही हैं। तो मुंबई में क्या हो रहा है शिवसेना की सरकार के आने के बाद, ये आप भी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको जरा भी देर नहीं लगेगा सच्चाई को जानने में। लेकिन ये पहली बार हुआ है, 3 बातें आप सुन लीजिए, कि एक मुख्यमंत्री एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के साथ अपनी इज्जत जोड़ रहा है विधानसभा के अंदर, जो शिवसेना का प्रवक्ता भी था, उसको कोरोना में रीइंस्टेट करते हैं। वो कैसा व्यक्ति आप भी जानती हैं। दूसरा, ये पहली बार एक पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि उसे 100 करोड़ रुपए की देनदारी की बात वाजे ने बताई और 2 पुलिस वालों ने व्हाट्सएप पे कंफर्म किया। तो क्या इतने मामले जांच के विषय नहीं बनते हैं क्या? अब आज जो शरद पवार जी, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वरिष्ठ नेता हैं, किसने उसको ब्रीफिंग किया कि अस्पताल में थे? धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने वीडियो दिखा दिया कि 15 तारीख को जिसको कहा गया कि वो क्वारंटाइन में थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो इस तरह की जो एलिबाई करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है। और मैं यही कहूंगा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, साफ लूट है सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग करके। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन हम तो एक बात, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आने के बावजूद जब अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो मैं अस्पताल से निकल रहा था, उस समय सवाल जवाब हो गया, उसके बाद मैं क्वारंटीन हो गया, और शरद पवार इस बात पर अडिग हैं कि बिल्कुल भी इसमें कोई गलती नहीं है, आपको लगता है जांच हो पाएगी तब, अगर वो गृह मंत्री बने रहेंगे वहां पर और उनके अधीन जो पुलिस है वही जांच कर रही है, तो क्या जांच हो पाएगी इसमें? अच्छा श्रद्धा मना श्वेता जी, मुझे आप एक चीज, मैं हंस रहा हूं, मुझे आप एक चीज बता दीजिए, जो व्यक्ति क्वारंटाइन में अस्पताल से निकल करके अपने घर में क्वारंटीन से जा रहा है, उसको क्या डॉक्टर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देंगे क्या? कोई प्रेस वाला उसके नजदीक जाएगा क्या? माइक रखेगा क्या? ये कौन सी, क्षमा करिए, बचकाना बातें कही जा रही हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है और उसको कहा गया आप घर में क्वारंटाइन में जाओ, वो प्रेस से बात करेगा? अब इसका मैं क्या जवाब दूं, आप मुझे बताइए। ये तो अपने आप में और गैर जिम्मेदाराना आचरण है कि एक गृह मंत्री उस प्रदेश का जहां कोरोना एक विभत्स रूप में है, वहां पर खुद सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है। आपने बहुत सही कहा, कैसे इसकी जांच होगी? इसकी जांच एकमात्र ऐसी संस्था के द्वारा होगी जो महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण के बाहर हो। और देखिए, ये भारत की गणतंत्र में एक बहुत बड़ी बात है कि एक पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया है गृह मंत्री पर कि वो 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात करते थे सिर्फ मुंबई से प्रति महीना। और श्वेता, मैं फिर कहूंगा, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, ये एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन इंडियन पेनल कोड में बहुत सीरियस ऑफेंस होता है, लंबी सजा हो सकती है। तो एक प्राइमा फेशी केस है कि नहीं, आप मुझे ये बताइए। इसकी जांच करने की आवश्यकता है या नहीं? उसके बावजूद तो जांच से क्यों भाग रहे हैं जी, जिस तरह से शरद पवार जो बातें कह रहे हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का रुख है, उसमें तो ये लग रहा है कि ये टकराव की स्थिति जो है यहाँ पर बनकर रह जाएगी। जितने खुलासे एक के बाद एक तेजी से होते रहे, उसके बाद अब क्या अब न्यायालय से आस रखी जाए कि परमवीर सिंह गए हैं सुप्रीम कोर्ट, तो शायद वहां से कुछ बात निकले, वरना तो यही तय करते हुए निकल जाता है कि राजनीति चल रही है या सचमुच में जांच हो रही है। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। केस तो ना हमने फाइल किया है ना बीजेपी ने फाइल किया है। आज मैं जो आपसे बातचीत भी कर रहा हूं, वो
बीजेपी के बिहाफ में बात कर रहा हूं, कानून मंत्री के रूप में नहीं कर रहा हूं। पार्टी का रुख आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। पार्टी सड़कों पर जाएगी, आंदोलन करेगी। मैंने कहा था कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर रिपीट करता हूं, उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार अपना नैतिक अधिकार शासन करने का खो चुकी है। दे हैव फॉरफिटेड देयर मोरल अथॉरिटी टू गवर्न। श्वेता जी, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, यह उसका पहला नियम है। कोई लोकलाज बचा है क्या? आंदोलन होगा, विरोध होगा। अब महाराष्ट्र की जनता को देखना है और हम भी देखते हैं कब तक बचाते हैं इस तरह से। अब तो इसके अंदर, और मैंने कल फिर कहा था, आज फिर मैं कह रहा हूं, वाजे के पेट में कितने और राज छिपे हैं? बहुत राज होंगे, इसलिए सबको बचाया जा रहा है। जी बताएं। पर एक तरफ महाराष्ट्र एटीएस की जांच चल रही है, जिन्होंने अपना फाइनल कर दिया कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व थे और पुलिस अफसरों के बात हो गई। अब एनआईए की तरफ है, लेकिन एनआईए की बात आते ही फिर एक केंद्रीय फोर्स की बात आ जाती है और सीधे उंगली उठ जाती है भारतीय जनता पार्टी पर कि वो किसी न किसी तरीके से महाराष्ट्र की सरकार को अब गिराने का प्रयास कर रही है। सीधा आरोप आप लोगों पर यही लगाया जाता है। इसका कोई मतलब नहीं है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है ना, तो अगर मुकेश अंबानी घर के बाहर, मैंने नाम ले दिया, क्षमा करिएगा आप, जिलेटिन भरी गाड़ी पकड़ी गई है, जिस गाड़ी में सुनते हैं कि किसी दूसरे जेल से जिलेटिन की व्यवस्था कराई गई है, और जिस गाड़ी का ओनर संदिग्ध परिस्थितियों में मारा गया, जिसको पहले कुछ नहीं बताया जा रहा था, अब एकाएक ये जो पूरा परमवीर का प्रकरण हुआ तो 2 दिन में सब लोग पकड़ लिए गए। तो ये संदेहास्पद परिस्थिति है या नहीं है? देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि आप अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कहिए, लेकिन कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में तो कहीं तो कोई मानक तय होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। ये कौन लोग थे जो कर रहे थे? मुकेश अंबानी देश के एक बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, लाखों लोगों को नौकरी दे रखा है, और बाकी छोड़िए कॉर्पोरेट अफेयर्स की बात। अगर उनके लिए कोई षड्यंत्र था तो उसके तार कहां कहां जुड़े हैं, इसको देश के सामने आने में क्या दिक्कत है भाई? हमें देश के कॉर्पोरेट जगत को भी एक सांत्वना सरकार की देनी चाहिए कि नहीं, कि आपकी सुरक्षा के बारे में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई हो, चाहे वो एक अंबानी हो या कोई भी हो। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था सदन के पटल पर कि देश के विकास में कॉर्पोरेट और निजी जगत के लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है। आज आप जानती हैं, मैं डिजिटल इंडिया में काम करता हूं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में एक जगह बनाई है भारत ने, मोबाइल में। ये सब काम तो किया है प्राइवेट सेक्टर ने ना। हम नीति बना के उनकी मदद करते हैं। तो अगर उनको टारगेट किया जाएगा उनके अंदर की ताकत को कमजोर करने के लिए, ताकि भारत कमजोर हो, तो ये विषय है कि नहीं, किसकी जांच की जाए, जो कर रहे हैं उनको पकड़ा जाए? ये हैं बड़े सवाल। इसीलिए हड़बड़ी में लोगों को पकड़े जाना, ताकि इसके बड़े षड्यंत्र की जांच नहीं हो पाए। मेरे शब्दों को समझिए श्वेता जी, मैं आपके दर्शकों को कुछ अपनी समझ से चीजों को रखने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ भाई, 2 लोगों को पकड़ लिया, एक व्यक्ति मर गए, मामला खत्म। क्या इसके तार कहीं और नहीं जुड़े हैं क्या? आप तो देश की सुरक्षा पर बहुत ही अच्छा कवरेज करती हैं। क्या लद्दाख, क्या कश्मीर, क्या बंगाल? आई एम रियली प्राउड ऑफ यू श्वेता। तो क्यों नहीं इसकी जांच होनी चाहिए? मुझे बताइए तो आप, इस सवाल का क्या जवाब है? वो उम्मीद यही करते हैं कि राजनीति के तारों में न उलझे और साजिश के जितने भी तार हैं और जहां जहां तक वो साजिश के तार पहुंचे हुए हैं, वो सारी चीजें सामने आनी चाहिए। निष्पक्ष जांच अगर दोनों तरफ से कहा जा रहा है तो कम से कम निष्पक्ष जांच का नतीजा है वो देश के सामने आ जाए। बहुत शुक्रिया रविशंकर प्रसाद जी हमसे बातचीत करने के लिए। केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री रविशंकर प्रसाद हमसे बातचीत कर रहे थे। जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगेंगे ही, एमवीए की तरफ से ये जवाब में यही कहा जा रहा है कि ये सिर्फ एक साजिश है, लेकिन अगर साजिश भी है तो जांच हो, बात सामने आए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार। परमवीर सिंह की चिट्ठी से उठा तूफान उद्धव सरकार को घेर ही रहा है कि इस बीच एक और चिट्ठी से नया घमासान शुरू हो सकता है। अमरावती की निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखी चिट्ठी में शिवसेना सांसद अरविंद सावंत पर धमकी देने का आरोप लगाया है और उनके खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई की मांग की है। नवनीत राणा आज लोकसभा में निलंबित एपीआई सचिन वाजे के मामले को लेकर उद्धव सरकार पर हमलावर थी। नवनीत के आरोपों के अनुसार लोकसभा में उनके बयान के बाद सावंत ने लोकसभा लॉबी में यह कहकर धमकी दी और उन्होंने कोट किया, तू महाराष्ट्र में कैसे घूमती है मैं देखता हूं, तेरे को भी जेल में डालेंगे। नवनीत के अनुसार
चेहरे पर तेजाब डालने और जान से मारने की धमकियां उन्हें फोन पर और शिवसेना के लेटर हेड पर पहले भी मिल चुकी हैं। नवनीत ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी में कहा कि मेरा अपमान करने के साथ देश की सभी महिलाओं का अपमान किया गया। जिस दिन उद्धव ठाकरे की सरकार आई, ठाकरे सरकार चेयर पे बैठे, उसी वक्त परम सिंह जी को फोन करके उन्होंने पहला काम कराया कि सचिन वाजे को ज्वाइन करवाइए। मुझे बताइए, आप सचिन वाजे के कारण परमवीर सिंह को सस्पेंड कराते हैं, उनकी बदली करवाते हैं। अगर इस तरीके से देश में खंडनी वसूली का चक्कर शुरू हुआ तो पूरे देश में ये चीजों को फॉलो किया जाएगा। जैसे ही मैंने मेरा स्पीच खत्म किया, शिवसेना के कई लीडर वहां से वॉकआउट कर रहे थे और एक व्यक्ति आके अरविंद सावंत जी मेरे पास आए, 2 सेकंड के लिए रुके और रुक के मुझे बताया। मुझे लगा कि हम जब चर्चा करते हैं तो अपने विषयों पे चर्चा करते हैं, हम विरोध दिखाते हैं, पर जब विरोध खत्म हो जाता है तब हम सब कोलीग्स आपस में अच्छे से सुलझे हुए लोगों के साथ जैसे हम बात करते हैं। उन्होंने आते बराबर मुझे बोला कि अब इसके बाद तुम्हारी बारी है, अब तुमको जेल के पीछे डालेंगे। मुझे लगता है कि एक संविधान की हत्या मतलब यही होती है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर जब हम सब बैठते हैं, सब बराबरी के कोलीग्स रहते हैं, कोई लीडर सीनियर नहीं होता, कोई जूनियर नहीं होता, क्योंकि सब हम एक दूसरे के अपने अपने विषय वहां पर रखते हैं। अरविंद सावंत ने नवनीत राणा के आरोपों को नकारा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि नवनीत राणा जिस भाषा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए बात करती हैं वो सही नहीं। सरासर झूठ। हमने जिंदगी में, एक तो महिला है पहली बात, और ये नवनीत राणा जी है, वो आते जाते समय मुझे भैया दादा करके पुकारते, मैं भी उसके साथ बात करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ना गुणा है। लेकिन एक बात कहता हूँ कि ये काम धमकाना, और महिला को, मैं शिवसेना को इतना ध्यान में रखूं, महिला को धमकाने वाला काम करते नहीं, ने कभी धमकाया है। उसके इर्द गिर्द अगर कोई लोग होंगे तो बता देना कि अगर मैंने धमकाया होगा तो। रही बात उनकी जो बात करने का तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब भी आप जितनी भी आप वीडियो क्लिपिंग उनके निकालें तो आपको दिखेगा वो आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब का नाम लेगी, और उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लेना, एकदम तिरस्करणीय और घृणास्पद बात को करती रहती है। फिर भी हमने कभी नहीं बोला उनको। नवनीत राणा वाला लेटर बॉम्ब हो या परमवीर सिंह वाला लेटर बॉम्ब, आरोप गंभीर है। यहां परमवीर सिंह के लेटर बॉम्ब और 100 करोड़ के वसूली फॉर्मूले वाले इस केस की पूरी क्रोनोलॉजी भी आपको पता होनी चाहिए, ताकि शुरू से अंत तक सारे तथ्य आपके सामने एकदम साफ हो जाएं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह, एसीपी संजय पाटिल, एपीआई सचिन वाजे और 100 करोड़ की उगाही का खेल। लेकिन भांडा फूटा और महाराष्ट्र की सियासत में अब भूचाल आ गया है। कहते हैं एक कड़ी भी टूट जाए तो राज राज नहीं रहता। एनआईए ने जैसे ही सचिन वाजे को एंटेलिया केस में दबोचा, वैसे ही पूरा खेल सामने आ गया। 16 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में बड़ी बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख, डीजीपी और मुंबई पुलिस के तत्कालीन कमिश्नर परमवीर सिंह मौजूद थे। 24 घंटे के बाद 17 मार्च को परमवीर सिंह मुंबई पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिए गए। 3 दिन तक अपमान की आग में जलते परमवीर सिंह ने 20 मार्च को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नाम एक चिट्ठी लिख डाली, और यही चिट्ठी महाराष्ट्र की सियासत में लेटर बम के रूप में फटी है। इस चिट्ठी बम में परमवीर सिंह ने अपने बॉस गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए। पहला आरोप, एंटेलिया केस में गिरफ्तार असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे को अनिल देशमुख ने हर महीने 100 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया। दूसरा आरोप, गृह मंत्री ने मध्य फरवरी में कई बार अपने आधिकारिक आवास पर सचिन वाजे को बुलाया था। तीसरा आरोप, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को उगाही करने का तरीका भी समझाया। मुंबई में करीब 1750 बार और रेस्टोरेंट से 40 से 50 करोड़ रुपए इकट्ठा करने को कहा। पिछले कुछ दिनों से 3 किरदारों की लगातार चर्चा रही है, सचिन वाजे, परमवीर सिंह और अब महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। शुरुआत हुई सचिन वाजे से, मामला जा पहुंचा परमवीर सिंह तक, और अब विवादों के घेरे में न सिर्फ महाराष्ट्र के गृह मंत्री है, बल्कि विवादों में फंसी है पूरी महाराष्ट्र की सरकार। मुख्यमंत्री को लिखे अपने पत्र में परमवीर सिंह ने अपने और एसीपी संजय पाटिल के बीच 16 से 19 मार्च को ही बातचीत का जिक्र भी किया है। 16 मार्च को परमवीर सिंह ने लिखा, पाटिल, होम मिनिस्टर और पलांडे ने
तुम्हें कितने बार और रेस्टोरेंट जैसे दूसरे एस्टेब्लिशमेंट बताए थे, तुम उनसे फरवरी में कब मिले थे और कितना एक्सपेक्टेड कलेक्शंस तुम्हें बताया गया था। एसीपी पाटिल ने जवाब दिया, 1750 बार और एस्टेब्लिशमेंट, हर एस्टेब्लिशमेंट से 3 लाख रुपए। इसके हिसाब से हर महीने में 50 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन। पलांडे ने डीसीपी एनफोर्समेंट के सामने 4 मार्च को ये बताया था। इसके बाद परमबीर सिंह पद से हटा दिए गए। 19 मार्च को परमबीर ने फिर एसीपी पाटिल से पूछा, पाटिल मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या वाजे एचएम से मिलने के बाद तुमसे मिला था? एसीपी पाटिल का जवाब, यस सर, वाजे एचएम से मीटिंग के बाद मुझसे मिला था। परमबीर सिंह ने लिखा, क्या वाजे ने तुम्हें कुछ बताया था कि वो एचएम से क्यों मिला था? एसीपी पाटिल का जवाब, सर वाजे ने मुझे मीटिंग की वजह बताई थी कि 1750 एस्टेब्लिशमेंट हैं जिनसे उसे हर महीने 3 लाख रुपए कलेक्शन करने थे, जो करीब 40 करोड़ से 50 करोड़ होता है। यानी मुंबई पुलिस के तत्कालीन सीपी के मुताबिक एपीआई सचिन वाजे गृह मंत्री के कहने पर वसूली में जुटा था। लेकिन सिर्फ आरोप लगाना और 2 लोगों के चैट ही काफी नहीं है। वसूली के सबूत चाहिए, पैसे का लेन देन कब और कैसे हुआ, किसने पैसे दिए, किसने लिए, यानी इन आरोपों की जांच जरूरी है। महाराष्ट्र सरकार इस जांच तक देशमुख को पद से हटाने के मूड में नहीं है। देशमुख की डेजिग्नेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारी एटीएस पूरा छानबीन के तपास कर रही है और हमें पूरा विश्वास है कि उसमें से हम कल्प्रिट कौन है वो जल्द से जल्द ढूंढ के निकालें। सरकार अनिल देशमुख का कवच बन गई है, तो देशमुख अपने अफसर परमबीर पर पलटवार करके सवाल उठा रहे हैं। देशमुख ने कहा, परमबीर सिंह को पद से हटाया तो बौखला गए। 16 साल से सस्पेंड सचिन वाजे को परमबीर सिंह ने ही बहाल किया। सीपी के रूप में परमबीर की उपस्थिति से एंटेलिया मामले की जांच प्रभावित होती। अगर उन्हें उगाही की जानकारी थी तो मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बताया? एटीएस जांच कर रही है, होने दीजिए। अब इन सारी चीजों को लेके अगर कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस कुछ गलतियां करती है और उसको लेके तबादले होते हैं तो प्रशासनिक अधिकार मुख्यमंत्री के हैं, उस अधिकार के तहत ट्रांसफर किया गया है। अब एनआईए एटीएस की जांच जो मूल जांच है उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आरोप और सफाई के बीच कानूनी पहलू ये है कि महाराष्ट्र एटीएस और केंद्रीय एजेंसी एनआईए इस मामले की जांच कर रही है। परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डालकर सीबीआई जांच की भी मांग कर दी है। वहीं देशमुख परमबीर सिंह पर मानहानि का दावा कर रहे हैं। राजनीति की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार जांच रिपोर्ट आने तक देशमुख का इस्तीफा लेना नहीं चाहती और विपक्ष इस मामले को गंवाना नहीं चाहता। साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।